नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्णन। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की योजना की घोषणा की। उसी योजना पर आज पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना को देश के विकास के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। अब चिदम्बरम ने कहा कि योजना बनाने से पहले इसके बारे में एक्सपर्ट से राय ली गई थी। इकोनॉमिस्ट ने इस पर विचार विमर्श किया गया था। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि भारत में इतनी क्षमता है कि इसे लागू किया जा सके, यानी पूरी तरह से कांग्रेस के हिसाब से ये स्कीम गरीबों के साथ ही देश के हित में भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमने पिछले हफ्ते कांग्रेस के सामने रखे थे, सवाल जो हमें लगा कि जिनके जवाब देने बेहद ज़रूरी है। वही सवाल हम फिर दोहराना चाहते हैं। कांग्रेस इस स्कीम के लिए गरीबों की पहचान कैसे करेगी? इसका अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। कांग्रेस कैसे ये सुनिश्चित करेगी कि स्कीम में कोई लीकेज ना हो, कि ये स्कीम जिनके लिए बना है, पैसे जिनके लिए जा रहे हैं, पैसे उन्हीं को मिले। और तीसरा बड़ा सवाल, क्या भारत कांग्रेस की न्याय स्कीम के साथ साथ दूसरी रियायतें भी अफोर्ड कर पाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आज हम नेशन नाउ में इस बड़ी खबर पर फिर एक बार चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमीबेन याग्निक, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता है, भरत कुमार राउत हमारे साथ है स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार है, अनुपम भी हमारे साथ जुड़ रहे, स्वराज इंडिया के प्रवक्ता है, और आकाश जिंदल हमारे साथ है जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं सभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। शुरू करूँगी आपसे भरत कुमार जी। क्या आपको लगता है आज जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो सवालों के जवाब उन्होंने दिए, क्या आपको लगता है कि उनके जवाब, उनका जो स्टेटमेंट है, उसने इस स्कीम पर उठाए सारे सवालों को यहाँ पर एक तरीके से वो जवाब दे पाए हैं? देखिए, मैं पी चिदम्बरम की सराहना करता हूँ, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने इसके कमान संभालने की कोशिश की है। एक लॉ प्रैक्टिस में एक कहा जाता है, इफ़ यू हैव पॉइंट बैंग द टेबल, इफ़ यू डोंट हैव पॉइंट स्टिल बैंग द टेबल। चिदम्बरम जी ऐसे टेबल बैंग कर रहे। आखिर अगर आप पूरा उनका अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो उससे एक भी सवाल का सही जवाब इसमें नहीं आ रहा है। फिर भी ही हैज़ बीन बीटिंग द ड्रम। दिस इज़ बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आज अगर कोई भी जवाब अगर नहीं जाए तो इसका बहुत अलग ही मतलब निकलेगा, इसलिए उन्होंने कुछ तो जवाब आज रिकॉर्ड पर रखे। लेकिन इस जवाब में किसी में भी वही फंड्स कहाँ से आएंगे, आप इनकी जो लोग हैं जिनको आपको पहुंचाना चाहते उनका जिक्र कैसे करेंगे, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या इस तरह की योजना इस गरीब को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए कुछ कर सकती है। ये हमने वहाँ दिखाने, उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी श्रम शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ करने की उनके स्कीम में कोई भी पूर्ति नहीं है। इसलिए ये जब बोले, ये सब ऐसे हवा में बोल रहे हैं, लेकिन उनको ही बोलना ज़रूरी था, क्योंकि राहुल गांधी तो अपना स्टेटमेंट करके चले गए, वो दूसरे मीटिंग्स में जुड़ गए हैं। अभी ये सवाल जो उठे हैं, जो मीडिया में उठ रहे हैं, सोशल मीडिया में उठ रहे हैं, सब इंटेलेक्चुअल क्लास में उठ रहे हैं, और जो उसमें संबंधित लोग हैं उनके में भी उठ रहे हैं, उनको जवाब कौन देगा? ये सबसे बड़ी समस्या थी। आई थिंक पी चिदम्बरम ने उसके लिए कुछ प्रयास तो जरूर किए हैं। जी, आकाश जिंदल, मुझे दिख रहा है कि आप पहले से हाथ ऊपर करके बैठे हुए हो। बताइए, आपको क्या लगा, क्या आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिल गया है? देखिए कविता, 2 दिन से आपको भी पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की तरफ से कई सवाल उठाए थे, और तमाम टीवी चैनल्स पे इंक्लूडिंग आपके वो इस सवाल मैं उठा रहा हूँ। लेकिन आज कुछ सवाल जो है उससे अलग हैं। जो पहले के सवाल हैं वो तो पेंडिंग ही हैं। आज ग्लोबल स्लो डाउन का ज़माना है। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ कम करके 3.3 और 3.4 पे आंकी जा रही है। मैं क्यों ये डेटा की बात कर रहा हूँ?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को भी थोड़ा सा डीएस्केलेट किया गया, तो ऐसे में टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ जाएगा, ये चीज मैं समझना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस एंड राहुल जी, बट टैक्स कलेक्शन कैसे इतना बढ़ जाएगा जब ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो रही है। चाइना कह रहा है जीडीपी 6.5 की 6 हो जाएगी, अमेरिका का जीडीपी 2% पे लाया जा रहा है, ब्रिटेन ब्रेग्जिट से परेशान है, हिंदुस्तान की जीडीपी की भी ग्लोबल एजेंसीज कह रही है पहले से कम रहेगी, ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट 3.3 3.4 की बात हो रही है। तो कैसे हम टैक्स कलेक्शन बढ़ा पाएंगे, ये चीज मैं समझना चाहूंगा। तो फंड्स की बात वही आ जाती है, जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी वो चीज मैं समझ ना पाऊंगा। आज बिजनेसेस ग्लोबलाइज्ड है, जब ग्लोबल स्लोडाउन का जमाना है तो कैसे हम जीडीपी बढ़ा पाएंगे। और अगेन वही बात, उन सवालों के अलावा अच्छा ये होता अगर कांग्रेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के लिए किसी स्कीम की बात करती कि अगर हम पावर में आएंगे तो इस तरीके से लोगों के रोजगार का अरेंजमेंट करेंगे। आई थिंक वो कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट किए करने की कोई स्कीम निकालते कि ऐसे इंडस्ट्री लगेगी, ऐसे बिजनेस बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा, मेरा ख्याल गरीब भाई बहनों की ज्यादा अच्छी मदद हो पाती। कांग्रेस की मंशा की मैं इज्जत करता हूं कि गरीब भाई बहनों की मदद की जाए, बट मदद करने के तरीके के जो डेटा, जो फिगर्स हैं वो अभी भी हमें नहीं मिल पाए हैं। देखिए अगेन इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक और छोटे क्वेश्चन है जो ऐड करना चाहूंगा मैं। अभी जो टोटल फिगर टीवी चैनल्स पे 2 दिन से आ रही है, मैं उसको समझना चाहूंगा वो कैसे कैलकुलेट की गई है। देखिए अभी कहा जा रहा है कि 12,000 तक किया जाएगा। अब 7,000 किसकी है, 8,000 किसकी है, 10,000 किसकी है और कितना गैप आएगा, क्या ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है? अभी तक तो बात यही हो रही है कि किसकी कितनी इनकम है, कौन इस क्राइटेरिया के अंदर फिट होगा। मेरा सवाल तो उससे आगे है कि वो जो डिफरेंस है, जो गैप हमने फिल इन करना है वो कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन करने का कौन सा तरीका हमने अपनाया है, वो चीज मैं समझना चाहूंगा। तो बहुत सारे सवाल है। और जीडीपी ग्रोथ कितनी बढ़ जाएगी? आज जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है, वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है कि इस साल 2018-19 में 7.3, रेटिंग एजेंसीज बात कर रही है ग्लोबल की 7% के आसपास रहेगी। तो जीडीपी ग्रोथ की मैं फिगर जानना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि कितनी जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल, उससे अगले साल या आने वाले 5 सालों में। तब हमें समझ आए कि डेफिसिट इतना कम हो जाएगा और इतना पैसा सरप्लस होगा। एक चीज मैं सभी दर्शकों को बता दूं, डेफिसिट यानी सरकारी घाटा के भी कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। आज जो हमारा डेफिसिट है उस ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी ऊपर चल रहा है। तो जीडीपी को कितना हम बढ़ाएंगे ताकि डेफिसिट चलो कम ना हो और मेंटेन हो जाए और इस स्कीम के लिए पैसा आ जाए। अगर ये स्कीम जीडीपी का 1.8% कंज्यूम करेगी, टैक्स कलेक्शन हम कितनी बढ़ा देंगे ग्लोबल स्लोडाउन के जमाने में, इसका डेटा हमें आ जाए। तो अगर हमें डेटा मिल जाए तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद मैं दूंगा। तो आई थिंक हार्ड नंबर्स हमें चाहिए। अगर ये स्कीम प्लान की गई है तो कहीं ना कहीं नंबर्स, जो मैथमेटिक्स जो है वो चीज हमें डिटेल में दी जाए कि किस किस तरीके से आएगी। आज बात हुई है कि जीडीपी बढ़ाई जाएगी, कितनी जीडीपी बढ़ जाएगी आने वाले 5 सालों में, और अगर वो जीडीपी बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी, सर्विसेज से बढ़ेगी, इंडस्ट्री से बढ़ेगी, एग्रीकल्चर से बढ़ेगी, कहां से बढ़ेगी, डेफिसिट का क्या होगा, क्या हम डेफिसिट रिड्यूस कर पाएंगे, क्या हम बोरोइंग्स करने वाले हैं, किस तरीके से इस चीज को हम फंड करेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने खड़ा हो जाता है। स्लो डाउन के जमाने में टैक्स कलेक्शन क्या हम बढ़ा पाएंगे? जीएसटी ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट कर लिया है, और तो क्या जो है जीएसटी में रेट्स भी कम हो गए हैं और कुछ रेट तो 1 अप्रैल से कम होने वाले हैं। तो उसके चलते हुए टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, ये सब जो है डेटा जो है इस पे मुझे जवाब चाहिए, तब जाके जो है इस पे आगे क्लैरिटी हमें आ पाएगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in पहले दिन से जब से स्कीम अनाउंस की गई है बता रही है स्कीम अच्छी है, बट जवाब हमें चाहिए जी। और जवाब ही हम मांग रहे हैं कांग्रेस से। लेकिन उससे पहले कांग्रेस से बात करें उससे पहले दूसरे पैनलिस्ट से भी बात कर लेते हैं। अनुपम, क्या आपको लगता है यहाँ पर कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पी चिदम्बरम सिर्फ बैंगिंग द टेबल ही कर रहे थे कि उन्होंने कोई ठोस जवाब दिए हैं? ये कविता, सबसे पहले तो हम अर्थव्यवस्था पे और गरीबों की न्यूनतम आय पे चर्चा कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। खास करके इन चुनावों में जिन पर असल मुद्दों पे चर्चा होना ही बहुत संघर्ष वाला काम हो गया है,
सारे कई तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं जिस तरीके से, और रियल इश्यूज पे चर्चा ना हो, तो एक तो बड़ी उपलब्धि इस घोषणा की ये है कि अभी इस पे बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। देखिए, जहाँ तक न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का मसला है, तो दुनिया भर में ये जो कॉन्सेप्ट है गरीबी उन्मूलन के लिए, इसको माना गया है कि एक बेहतर तरीका है। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट और इन इंटेंट मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके समर्थन में हूँ। लेकिन जैसा कि मेरे पिछले पैनलिस्ट ने भी अभी बताया कि इसके ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इसके कई सारे ठोस जवाब दें। कई सवाल हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं, और अगर उसके जवाब नहीं आते हैं तो देश की जनता पिछले चुनावों में भी 2014 में भी कई इस तरह की घोषणाओं का गवाह बन चुकी है, जिसका बाद में किसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये सुन चुके हैं हम लोग कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, किसी ने सवाल नहीं किया कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्या होगा। 2 करोड़ जॉब्स आएंगे, कैसे क्रिएट होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं महसूस हुई बीजेपी को। तो आज देखिए क्या स्थिति है। ऐसे कई सारे प्रोमिसेस हुए। तो इसलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब कॉन्क्रीट प्लान को समझें। कांग्रेस का प्लान क्या है? सिर्फ घोषणा कर दिया और कर देंगे, इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे हिसाब से वो ये है कि न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कह रही है कांग्रेस की वो 6,000 का फ्लैट स्लैब देगी। अब मुझे पता चला है कि वो जो कल तक बात हो रही थी कि 12,000 तक का टॉपअप होगा, वो टॉपअप नहीं होगा। दरअसल आइडेंटिफाई करके कि कौन लोग 6,000 तक, कौन सी फैमिलीज हैं, 5 करोड़ फैमिलीज जो 6,000 रुपये मासिक तक की आय में है, उनको 6,000 रुपया फ्लैट देंगे। तो ये सीधे तौर पे 12 महीने का 72,000 हुआ और 3,60,000 करोड़ का ये टोटल बजट बनता है, जो कि हमारे जीडीपी का, जो लगभग 210 लाख करोड़ की जीडीपी है, उसका 1.7-1.8% बनता है। तो जो एक वाजिब सवाल है वो ये पूछा जाना चाहिए कि क्या जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडाइज किया जाता है या किसी तरीके से कैश ट्रांसफर किया जाता है, उन स्कीम्स के साथ ये स्कीम कांग्रेस लाएगी। जैसे कि अगर कल को ये हो कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो सस्ता अनाज मिलता है, या फिर मनरेगा है, या जो मिड डे मील स्कीम है, या जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से जो चल रहा है हमारे देश में, क्या इन सब के अलावा ये स्कीम चलेगा या इनको रिप्लेस करके एक कंप्लीट पैकेज बनाया जाएगा? इस पर मुझे अब तक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। अगर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन होंगे तो वो बता देंगे अगर मैं मिस कर गया हूँ इस पार्ट को। तो एक तो ये हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा इंपॉर्टेंट है वो है कि 3,60,000 करोड़ का बजट है। ये पैसा कहाँ से आएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल संभव है, आ सकता है। और इससे कहीं ज्यादा भारी रकम में हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे जो है वो तो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से इधर उधर हो जाते हैं। तो संभव है, आ जाएगा। लेकिन ये पार्टी को, कांग्रेस को चाहिए कि अगर वो प्रॉमिस कर रही है तो उनको चाहिए कि वो बताएं स्पष्ट तौर पे कि कैसे आएगा। क्या वो टैक्सेशन बढ़ाएंगे? इंडिया जैसे देश में जो कि पहले से आम लोगों के लिए तो कम से कम वर्किंग क्लास एम्प्लॉयज के लिए तो जो हेवीली टैक्स्ड है, उसमें अगर टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो किस तरीके से बढ़ाएंगे? क्या वेल्थ टैक्स जैसी कोई चीज लाएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स जैसी चीज लाएंगे, या ऑन बोर्ड कटिंग अक्रॉस एम्प्लॉयज किसी तरह का इनकम टैक्स बढ़ाएंगे? क्या करेंगे? कैसे टैक्सेशन बढ़ाएंगे या कैसे जीडीपी बढ़ाएंगे? उसका जवाब कॉन्क्रीट तौर पे आना चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो बहुत संभव है कि ये भी एक कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म का ही एक हिस्सा बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले इंटरिम बजट में वित्त मंत्री के माध्यम से कहा कि हम 6,000 रुपए सालाना किसानों को देंगे पीएम किसान योजना में, और उसके कंपटीशन में कांग्रेस आगे हम ये भी कह सकते हैं बहुत कि 6,000 जरूरी है रुपया कि महीना सारे सवालों के जवाब सॉलिड आंसर नहीं मिलेगा तो ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म जैसी चीज लगती है। नहीं तो ये महज घोषणा बनकर रह जाएगी। अनिला सिंह, क्या कोई सवाल होंगे जो आप इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहेंगी इस स्कीम के बारे में? कविता, ज़्यादातर जो प्रश्न है वो अनुपम जी ने, भारत जी ने, आकाश जी ने पूछ लिए हैं। और ये सवाल एक ना केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, परंतु इस देश की एक नागरिक होने के नाते, जो कि मैं भी वोट करने जा रही हूँ आने वाले चुनावों में, मैं भी जानना चाहूँगी कि ये जो न्याय स्कीम लेकर आना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी, अगर वो सत्ता में आए तो ये किस प्रकार से पूरा करेंगे। और ये कहते हैं कि टॉपअप स्कीम नहीं है। अगर टॉपअप स्कीम नहीं है तो जो 12,000 का आपने एक बैरिकेडिंग किया हुआ है, तो आपने ये बोला हुआ है कि अगर कोई 6,000 रुपये कमाएगा तो हम 6,000 रुपये देंगे, तो इट इज़ अ टॉपअप स्कीम ओनली।
या और इन्होंने ये क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं करी है कि जो बाकी सोशल स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, जो 5.34 लाख करोड़ की ऑलरेडी सोशल स्कीम्स चल रही हैं, जिसका बेनिफिट जो है अर्बन एंड रूरल पुअर दोनों को मिल रहा है, तो क्या वो सोशल स्कीम्स आप बिल्कुल ख़त्म कर दोगे या वो भी इंक्लूडेड रहेंगी? अगर वो भी इंक्लूडेड रहती हैं तो 5.34 और तकरीबन 3.6 लाख करोड़, ये तकरीबन 9 to 10 लाख करोड़ रुपए का इंतज़ाम कैसे करेगी सरकार? हमारे यहाँ 90% जो है इनफॉर्मल सेक्टर है, और जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो जो टैक्स पेयर सेक्टर है, अभी जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे या स्वराज भारत से जो बैठे हुए हैं उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी कहा कि क्लैरिटी चाहिए। क्या टैक्सेशन आप बढ़ाओगे, इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आओगे या वेल्थ टैक्स बढ़ा दोगे या कोई और टैक्स लेकर आना चाहोगे? तो जो क्लैरिटी आज हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चिदम्बरम जी थोड़ी क्लैरिटी लेकर आएंगे, पर वो क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो और एक चीज और है कविता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार की गणित जो है अर्थमेटिक जो है राहुल गांधी जी को दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट के साथ कंसल्टेशन कर वो इसको अनाउंस कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा कि 12,000 रुपीज की इनकम होनी चाहिए, अगर उससे कम अगर कोई होगा तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी। अगर आप सीधा सा हिसाब देख लीजिए कि अगर किसी परिवार की आय जो है वो 2,000 रुपये मासिक है तो उसे साल में 1,20,000 रुपये मिलेगा, पर राहुल गांधी जी 72,000 रुपये जो है प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनका गुणा भाग किस प्रकार से उन्होंने किया हुआ है? तो वो क्लैरिटी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, ना तो नंबर्स में, ना स्टैटिस्टिक्स में, ना रिसोर्सेज में। अनिला सिंह, ये जो चीज आप बोल रही है वही अनुपम भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये टॉप अप स्कीम नहीं है। अब जो है जो आज जो बात हुई है कि ये एक फ्लैट 6,000 रुपये, फ्लैट 6,000 रुपये की जो इनकम सपोर्ट है वो दिया जाएगा गरीबों के लिए, जो बेनिफिशियरी फैमिलीज है उनको दिया जाएगा। तो ये एक क्लैरिटी इस वक्त आ गया है कि ये टॉप अप स्कीम बिल्कुल नहीं है, हर परिवार को 6,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। अमीबेन याग्निक, कई सवाल यहाँ पर उठे हैं। एक चीज कविता, एक चीज जो मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है, मैं ये जानना चाहूंगी कांग्रेस से कि जो ऑलरेडी सोशल स्कीम्स रोल्ड इन है, जिसका बेनिफिट जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है गरीबों के खातों में, तो क्या वो सब खत्म कर दी जाएंगी और केवल यही रखा जाएगा, यही आधार रहेगा 20% गरीबों के लिए? और जो कि कैसे चूज करेंगे उन गरीबों को, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़े सवाल है। अमीबेन याग्निक, क्या होगी? इन्हीं सवालों के जवाब की उम्मीद आज देश कर रही थी। हालांकि कई सवाल लोगों का जवाब अब तक मिला नहीं है। आपसे फिर से एक बार पूछेंगे। सबसे पहला सवाल कि पैसे कहाँ से आएगा? जिस तरह हमें आकाश जिंदल बता रहे थे, इस वक्त एक ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है, जीडीपी रिवाइज किया जा रहा है। ये पूरा जो स्कीम है उसको सपोर्ट करने के लिए ये अज्यूम किया गया था कि अगले 5 साल में जो है इंडिया की जीडीपी बढ़कर 400 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़कर 6 साल में वो इंडिया की जीडीपी डबल हो जाएगी। मान लीजिए स्लोडाउन होता है तो फिर इसे हम फंड कैसे करेंगे? क्या हम इसे फंड कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मैडम ये 6 महीने से बहुत एक्सपर्ट्स एंड चिदम्बरम जी खुद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैज आल्सो बीन द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। सारे बैठ के ये मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम पे बहुत विचार विमर्श हुआ है। एंड आई थिंक ऑल द पैनलिस्ट who are sitting here, especially the two experts who are talking about their organization and they've been raising issues, so they also know that there is a kind of a universal basic income concept
which is globally accepted. And ये जो मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम हम जो लाए, उनका आशा ये है कि जो 20% पुअरेस्ट है, हमारे वहाँ लेयर्स है, पुअरेस्ट है, उस पे ऊपर थोड़ा ज़्यादा पुअर है, फिर मिडिल क्लास आते, अपर मिडिल क्लास आते, वेरी रिच. सो आई थिंक द लोएस्ट जो है वो 20% है. वो डेटा अवेलेबल है. अगर ये हमारे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट है उनको पता है कि आज जो डेटा 3-4 साल से हमें नहीं मिल रहा है, जो ये डेटा काफ़ी फज है और जो आंकड़े हैं हमारे पास वो एग्जैक्ट नहीं है, मांगते भी NSSO है फॉर एग्जाम्पल, तो डेटा है और उस डेटा के आधार पे 20% को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए ये स्कीम लाई गई है. और वेरी स्पष्टता के साथ दो चीज मैं बताऊंगी कि राहुल जी ने भी बताया और ये सब विचार विमर्श के बाद के एग्जिस्टिंग कोई भी स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम या तो कोई भी सब्सिडी स्कीम के कोई कटौती नहीं होगी, बिकॉज वो बिल्कुल 20% पे आप जाएंगे नीचे तो वो 5 करोड़ फैमिलीज आइडेंटिफाई करने के लिए कोई जरूरी नहीं है. वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारे पास. डेटा की कोई कमी नहीं है इंडिया में, पर जो डेटा हमें दिया जाता है नहीं दिया जाता है, वी नो हाउ इट इज बीन गिवन. फॉर एग्जाम्पल, द प्लानिंग कमीशन वॉज इमीडिएटली चेंज टू नीति आयोग. वॉट नीति आयोग गिव्स आउट वी डू नॉट अंडरस्टैंड. सो दैट इज, लेट्स नॉट गो इनटू दैट थिंग. अगेन बैक टू दिस, दैट सब्सिडीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं किया जाएगा. एक सवाल जाएगा वो दे विल बी एग्जिस्ट. डेटा से जुड़े आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर. अगर आप मध्य प्रदेश की बात ले, जहाँ पर आपकी सरकार हाल में बनी है, जहाँ पर लोन वेवर स्कीम आपने रोल आउट किया है, वहीं पर कई ऐसे कहानियां निकल कर आई थी. कई जो किसान हैं सामने आए थे, उनका कहना था कि जिससे कर्जा नहीं लिया था बैंक से, उसके नाम के आगे कर्ज लिख दिया गया था और उसे लोन वेवर मिला था. जिससे कर्जा लिया था उसको 5 रुपये, 6 रुपये, 12 रुपये जैसे लोन वेवर मिल रहा था. अब एक स्टेट में आपने कहा कि डेटा मौजूद है और लोन वेवर भी आपके इस डेटा सेट में शामिल है, जिसके बेसिस पर आप गरीबों को आइडेंटिफाई कीजिएगा. अब एक स्टेट में जब गड़बड़ियां हुई है तो पूरे भारत को आप किस तरह संभालिएगा? नहीं, देखिए, हम जस्ट पिक एंड चूज करते हैं. मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल लिया. देयर आर बाउंड टू बी, व्हेन यू आर गिविंग आउट लोन वेवर्स अमाउंट टू say to the tune of some thousands of crores, if there are certain instances, yes, they will have to be verified. चेक करना पड़ेगा और उनको डबल चेक करके उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. बट ये 2-3 एग्जांपल्स किसान का लोन वेवर का लेके हम इतनी बड़ी जो स्कीम है विच इज गोइंग टू बी आई थिंक द बिगेस्ट स्कीम इन द वर्ल्ड ग्लोबली, तो हम इतना अभी से डाउट नहीं कर सकते. अगर इतना ही करना है तो देन वी हैव टू गो टू द डेटा ऑफ गुजरात. कंप्लीटली लैंड डेटा इज बीइंग फर्स्ट टुडे एंड ब्रदर इज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रदर. यू कैन कम एंड सी इन गुजरात. सो लेट्स नॉट गो ऑन द डेटा पार्ट राइट नाउ. और एग्जांपल्स आई कैन गिव यू umpteen examples of Gujarat right now, whether it is malnutrition, missing women, missing children. So सब loan waiver के साथ आप mix मत कीजिए. This is a different scheme. We are talking about the scheme to eradicate poverty and to lift the poor people out of that particular section. So the monies are going to be there. The money is going to be there in the, it can be given by budgetary allocation. Need not be spelled out point wise, because I think the current panelists did not ask from where that 15 lakhs would come. Was there any detailed discussion for 5 years that ये 5-15 लाख हर एक के अकाउंट में? So you're talking about 125 crore people. We are talking of 20% poor people. For that the money is there in the economy. अमीबेन याग्निक, वो आपका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता. ग्लोबल स्लोडाउन, माफ कीजिए अमीबेन याग्निक, माफ कीजिए. ग्लोबल स्लोडाउन मैं कुछ बोलना चाहता हूं कविता. जी अमीबेन याग्निक, आकाश जिंदल बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं. ये आपका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि किसी ने ये नहीं पूछा कि 15 लाख कहाँ से आएगा. आकाश जिंदल बोलिए. नहीं, आप वो टॉपिक आया था इसलिए मैंने बताया. एक चीज कहना चाहता हूं मैं. कांग्रेस, देखिए मैडम, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक. प्लीज मैडम, देखिए प्लीज मैडम, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक. कांग्रेस और राहुल जी दोनों की मैं इज्जत करता हूं कि आप गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छी बात है. लेकिन सबसे पहली बात तो ये बात कही गई है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम और जगह सक्सेसफुल है. मैडम आपको बता दूं, यूरोप के कुछ सिटीज को जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, हिंदुस्तान के साथ कंपेयर करना लॉजिकल आइडिया नहीं है.
यूरोप के कुछ सिटीज ऐसे हैं जहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, बड़ी लिमिटेड पॉपुलेशन है, बड़े कम लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की कितनी बड़ी आबादी है, कितनी बड़ी जनसंख्या है, बच्चा बच्चा जानता है। बातें तो यहां तक हो रही है कि हम चाइना से आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन में। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट मैडम, आई नेवर इंटरप्टेड यू, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। सो फर्स्टली something which has been successfully adopted in Europe can't be replicated in India because ground realities are totally different. Secondly, मैडम बात हो रही है गरीबी एरेडिकेशन की। मैं ये जानना चाहता हूं with due regards and lot of respect from the entire political class, आपने भी शायद आपकी पार्टी ने 75-80% पीरियड में रूल किया है पिछले 70 साल में, बीजेपी ने भी काफ़ी रूल किया है और पार्टीज भी रही हैं। ऐसा क्यों है कि आज़ादी के 70 साल बाद हमें यहाँ पे गरीबी हटाओ स्कीमें निकालनी पड़ रही हैं? 70 साल में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है एज अ नेशन? 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, अगर आपके पास डेटा है मैडम तो बताइए, वरना अभी मैं डेटा देता हूँ, कितने परसेंट पुअर थे और आज कितने परसेंट पुअर हैं। तो ये जो 70 साल में हम गरीबी नहीं हटा पाए हैं, गरीबों की संख्या बढ़ी है, गरीबों की परसेंटेज बढ़ी है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। क्यों ऐसा हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती आई है कि हम गरीबी कम करेंगे, नई से नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई है। गरीबों की आकाश जिंदल वक्त की कमी है, मैं दूसरे पैनलिस्ट को भी लाना चाहती हूं यहाँ पर। तो ये जो है जी तो इम्प्लीमेंट। एक सेकंड अनुपम जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं कविता, एक बात तो यही कि ये स्कीम एक तरह से एक्नॉलेजमेंट भी इस बात का है कि 70 साल बाद, जो आकाश जो बात कह रहे थे, मैं वो कहना चाह रहा था कि 70 साल बाद आज हम आज़ादी के देश में इस हद तक गरीबी है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट है। एक इसको मैं पॉजिटिव ही मानता हूं कि कम से कम किसी तरीके से सिस्टम में एक एक्नॉलेजमेंट है। दूसरी बात ये, जहां तक डेटा की बात हो रही थी, देखिए मुझे नहीं लगता है कि डेटा कहां से आएगा ये इतना बड़ा सवाल इस समय होना चाहिए। अब और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने भी पूछा, बीजेपी और मोदी जी ने तो आयुष्मान भारत लॉन्च किया ना, उसका डेटा कहां से आ रहा है? जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स का डेटा है वो कहां से आ रहा है? मुझे लगता नहीं कि डेटा में दिक्कत आएगी, और इंप्लीमेंटेशन में नेचुरली ग्राउंड लेवल पे कुछ फ्लॉज आएंगे, कुछ स्टोरीज आएंगे जो आप मीडिया में दिखाएंगे, जिससे फिर अकाउंटेबिलिटी इनकी बढ़ेगी। वो सब होता रहेगा, उससे जनरलाइज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जैसे लोन वेवर स्कीम्स में जो फेलियर्स और फॉल्ट्स आ रहे हैं, उससे ये सिस्टम हम इनहेरेंटली उसको ठीक करते रहेंगे बेहतर ढंग से। एक मेरा सवाल ये है, वो आज की डेवलपमेंट के बाद का वो सवाल है कि अब जब हमें पता चल रहा है कि ये स्कीम दरअसल ऐसा नहीं है कि आप 12,000 तक की भरपाई करेंगे, 6,000, 5,000, 4,000 दे के आप फ्लैट 6,000 दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जिनकी मासिक आय, जिन परिवारों में 6,000 तक की है। तो अगर ऐसा है तो मुझे जो एक जो अनईजीनेस इस कॉन्सेप्ट से लग रहा है वो ये कि मान लीजिए किसी फैमिली में 6,000 रुपया मंथली इनकम है, तो उनको तो आपने 6,000 रुपया दे दिया, 6,000 को तो 12,000 पे पहुंचा दिया, लेकिन जिसका 6,500 है वो तो स्कीम से बाहर हो गया। तो जो 6,500 वाला है वो 6,500 पे है, लेकिन जो 6,000 वाला था वो 12,000 पे पहुंच गया है। तो वो जो पहले जो बात चर्चा में आ रही थी कि जो 12,000 तक की भरपाई करेंगे, जिस फैमिली में इनकम 7,000 है उसको 5,000 देंगे, जिसमें 8,000 है उसको 4,000 देंगे, मुझे कम से कम वो आइडिया बेहतर लग रहा था। अब ये फ्लैट स्कीम में एक तो ये है, क्या ऐसा कुछ है? एक तो ये बताएं। और दूसरी बात देखिए, इस वक्त जो एक सबसे बड़ा इशू है देश में, सबसे बड़ा, और उसको मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट एक्नॉलेज करेंगे इस बात को, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉबलेसनेस का। बहुत सीरियस इशू है। मैं अनफॉर्चुनेटली अब तक कांग्रेस की तरफ से जितनी भी बात आई है, देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट तो पिछले साल में पूरी तरह से फेल हो गई अनएम्प्लॉयमेंट पे। मुझे ये ऑन रिकॉर्ड कहने में कोई झिझक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से फेल हो चुकी है जॉब क्रिएट करने के मामले में। लेकिन अब कांग्रेस अगर आप नौकरी के बारे में पूछे, वो उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है कि जॉब कैसे क्रिएट करेंगे? आप भी मानेंगे कि हमारे पास वक्त की कमी है और ये पूरा अलग डिबेट हो जाएगा अगर नौकरी की बात करें, लेकिन जो सवाल आपने पूछे उसके जवाब जरूर मांगेंगे। ठीक है, राइट। भरत कुमार राउत, आपका भी कुछ कहना था यहाँ पर, जल्द से जल्द आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि दिस इज बीटिंग अराउंड द बुश। हम क्या करना चाहते हैं? हम जख्म को अच्छा करना चाहते हैं, उसके ऊपर सिर्फ मलहम पट्टी लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये इतना ही हो रहा है। एक्चुअली जो उसकी वुंड जो है, जो इलनेस है, जो बीमारी है, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं करना चाहता। ये सब ऊपर की बात हो रही है। मैं एक और कहता हूँ, ये इलेक्शन के लिए अगर चुनावी जुमला है
तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये चुनावी जुमले तो सब कहते हैं, जो बीजेपी ने किए वो अभी अगर कांग्रेस कर रही है तो ये तो चुनावी जुमला करके हम छोड़ देंगे। लेकिन मैं इतना लाइटली नहीं रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री के पद के ये एक दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे आदमी से अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो उसको हम सीरियसली ही लेना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये समझो उन्होंने स्कीम लाई, जो न्याय स्कीम है अगर लाई, तो उसकी अमल कैसे करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इसका कारण ये है, ये जो चीज़ है ये राज्यों के परिकक्षा में आती है। जैसे फूड सिक्योरिटी बिल आया था, जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, तो ये भरत कुमार राउत, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, और बड़ा सवाल भी है कि ये चुनावी जुमला है या एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे और ब्रेक के बाद यही सवाल पूछेंगे। आप देख रहे हैं नेशन नाउ और यहाँ पर चर्चा हो रही है कांग्रेस के न्याय स्कीम को लेकर। ब्रेक से पहले हम कई सवाल उठे थे स्कीम पर। अनिला सिंह, आप जल्दी से जल्दी अपना सवाल भी पूछ लीजिए ताकि हम फिर से अमीबेन याग्निक को यहाँ पर जवाब देने के लिए कुछ वक्त दें। देखिए, सवाल नहीं, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। अभी अमीबेन याग्निक जी ने बहुत सारी बातें बोली। बहुत सारी बातों में मैं केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि 2008 में भी ये वायदा किया गया था कि हम जो है 70,000 करोड़ किसानों का 70,000 करोड़ रुपए जो लोन है किसानों का वो हम माफ़ कर देंगे। पर 70,000 करोड़ की जगह केवल 52,000 करोड़ इन लोगों ने माफ़ किए। तो 18,000 करोड़ कहाँ चले गए? अगर 70,000 का किया तो वो पैसे कहाँ चले गए? ये तो राहुल गांधी बताएंगे कि सोनिया गांधी बताएंगी। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये वायदा करके आए थे कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे और बेरोजगारों को 10,000 रुपये महीना का बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसानों का कर्ज, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो केवल अभी तक 3,000 करोड़ का वापस किया है, जिसमें कि 5 रुपये, 9 रुपये, 13 रुपये का चेक आ रहा है और अब डिक्लेयर कर दिया कि अब तो चुनाव शुरू हो रहे हैं, अभी हम नहीं देंगे। और जो राजस्थान के सीएम है वो तो एक कदम आगे हैं, उन्होंने कहा हमारा खजाना खाली हो गया है और सेंटर से वो पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है, जो कहते हैं वो करते नहीं। आप उसमें देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑलरेडी जो 13 करोड़ किसान हैं डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपये सालाना जो है 78,000 करोड़ की जो स्कीम है वो ऑलरेडी उनको बेनिफिट होना शुरू हो चुका है। और जहां तक जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, ईपीएफओ में जो बढ़ोतरी हुई है, ऑलमोस्ट 49% वहां पे बढ़ोतरी हुई है। हमारा कंट्री में 90% इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी अनिला सिंह जी, अगर आप ईपीएफओ की बात करें तो ईएसआईसी की भी बात कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट डेटा है जहां पर नौकरियां घट गई है। चलिए अब वक्त देंगे, एनएसएसओ की भी कर लीजिए, लेबर की भी कर लीजिए, सागरमाला भारत वक्त देंगे यहाँ पर अमीबेन याग्निक को, वक्त देंगे यहाँ पर अमीबेन याग्निक को, क्योंकि बात हो रही कांग्रेस के स्कीम के बारे में। एक सेकंड, अमीबेन याग्निक को वक्त देंगे। अब अनिला जी, मैं किसी भी क्षेत्र में बात कर सकती हूँ कैसे जॉब एनहांसमेंट हुआ है। अनिला जी, ये जॉब्स का डिबेट नहीं है। खरीदने की बात अनिला जी, डिबेट का टॉपिक जॉब्स नहीं है। क्षेत्र का डेटा तो मुझे नौकरियों पर डिबेट नहीं कर रहे हम लोग इस वक्त। हम न्याय स्कीम पर बात करें। जी को बुलाना चाहिए। जी, अलग शो जरूर करेंगे और इसी पैनल को फिर से बिठाएंगे। लेकिन इस वक्त अमीबेन याग्निक, कई सवाल उठे, 2 सीधे सवालों का आप जवाब दे दीजिए। एक तो ये कि अगर आप सब्सिडीज के साथ साथ न्याय स्कीम चलाना चाहते हैं तो क्या भारत दोनों को साथ में अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि फिर अगर जो नंबर्स हम देखें तो 8,90,000 करोड़ का जो है सब्सिडी बर्डन आ जाएगा हमारे बुक्स पर। क्या भारत इसे फाइनेंस कर पाएगा? एक सवाल। दूसरा बड़ा सवाल जो भरत कुमार राउत पूछ रहे थे, ये ऐसा स्कीम है जिसमें आपको राज्यों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्कीम जो है रोल आउट राज्यों को ही करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस ये करवा पाएगा?
क्योंकि इतने राज्य में तो आपके सरकार है नहीं। सिर्फ 6 बड़े राज्यों में आज कांग्रेस की सरकार है, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर और जी। और कर्नाटक। तो आप ऐसे स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट करोगी? बाद में आप ये कहोगे कि राज्य इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। अमी बहन याग्निक को वक्त देते क्योंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है। देखिए पहले आप ये जो सेंटर स्टेट का इश्यू है वो बीच में अभी ना लाइएगा। भरत जी, मैं आपके क्वेश्चन समझ सकती हूँ, वो सारा फुल फेडरलिज्म पे चला जाएगा, पर एक सेंट्रल स्कीम अगर लाते हैं तो इतना डाउट क्रिएट करके आप क्या एंटी पुअर की बात कर रहे हो? आपको इतना नहीं होता कि लेट दैट बी द स्कीम फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ये 20% लोगों को हम पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे, तो क्यों आपको इतना डाउट करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मनरेगा, 14 करोड़ पीपल वर बेनिफिटेड, और वो भी सेंट्रल स्कीम थी एंड वर्ल्ड बेस्ट स्कीम है आज। तो मनरेगा का तो ट्रैक रिकॉर्ड यूपीए के पास है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यूपीए ऐसा, कांग्रेस ऐसा कर सकेगी नहीं? वी हैव कम विद द बिगेस्ट लॉडेबल इंटेंशन, और करने के लिए हमने बताया कि बजटरी एलोकेशन करेंगे, डेटा हमारे पास है, वी विल आइडेंटिफाई द पीपल, फेजेस में करेंगे। हमने कोई टैक्सेशन की बात ही नहीं की है। तो आपने एक टैक्सेशन का मुद्दा है कि आप बढ़ाएंगे, कम करेंगे, कोई चेंज लाएंगे। यस, हमने कहा कि हम जीएसटी में सुधार लाने वाले हैं, वो भी हमने कहा है। हमने कहा है हमें कोई भी स्कीम कम नहीं करेंगे। क्यों? मनरेगा लाए तो हमने कौन सी स्कीम कम कर दी थी? तो जिसको जो स्कीम का बेनिफिट मिलता है वो तो मिलते रहेगा। ये तो सबसे लोएस्ट जो 20% है, पुअरेस्ट पीपल, उनको उठाने की बात है। तो उनके लिए पैसा है, ये सारी इकोनॉमी वर्क की गई है, और उस पे डाउट कर रहा है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और कांग्रेस का इंटेंशन है, इतनी बड़ी घोषणा की है, तो सत्ता पे आएगी कांग्रेस तो जरूर ये काम करेगी। जी, अमी बहन याग्निक, इसी बात को लेकर यहाँ चर्चा खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस स्कीम पर और डिटेल्स जनता को यहाँ दी जाएगी, मीडिया को दिया जाएगा, क्योंकि लाजमी है कि सवाल उठेंगे। कोई ये नहीं कह रहा है कि स्कीम खराब है, कोई ये नहीं कह रहा है कि स्कीम की ज़रूरत नहीं है। स्कीम की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं इस देश में जो आज भी भूखे सोते हैं, कई बच्चे हैं जो बिना खाए पिए सो जाते हैं, और उनके लिए स्कीम की ज़रूरत है, इसकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठाए जाएंगे क्योंकि अब तक आपने स्कीम के डिटेल्स जनता को नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में आएगा, आप बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तब डिटेल्स दिए जाएंगे। ये जवाब अगर आप दे रहे हैं तो फिर हमें भी ये सवाल उठाना ही पड़ेगा कि ये गेम चेंजर स्कीम है या महज चुनावी जुमला। बने रहिए हमारे साथ, मिरर नाउ पर लौटेंगे खबरों को लेकर।